नमस्कार। राम राम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज में। एक शब्द भूल गया, राधे राधे, तो सभी को राधे राधे भी साथ में, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग वो कहते हैं ना कि स्वाद होता है, अलग अलग टेस्ट होता है और उनको अलग अलग शब्द पसंद आते हैं। कोई राम राम बोलते हैं तो कोई क्षेत्रों में राधे राधे बोलते हैं, कोई निम्न प्रणाम बोलता है, कोई हमारे तरह आदाब भी बोलता है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे से मिलकर जो बातचीत को स्टार्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अपना तरीका तो सबसे न्यारा और सबसे वारा है। कभी किन्हीं शब्दों से स्वागत कर देते हैं तो कभी कोई दूसरा शब्द भी उपयोग में ले लेते हैं। ज्यादा बाकी चीजों पर चर्चा न करते हुए चर्चा कर लेते हैं 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर, क्योंकि न तो ज्यादा आपको टाइम है न ज्यादा मेरे को टाइम है। मैं भी काफी लंबा संघर्ष करके आपके लिए प्रश्न तैयार करके लाता हूं और बस मेरा फोकस इस पर रहता है कि अपन प्रश्नों को हल करते समय ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें ताकि वो आपके भी काम आ जाए और मेरे भी कुछ काम आ जाए। तो चलते हैं 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। पूरी क्लास को देखना है और वो भी एकदम इस तरह से देखना है कि माना कि कोई मामूली सी क्लास देख रहे हैं, ऐसे दबाव लेकर नहीं, अरे करंट अफेयर्स की क्लास है वो बड़ा दिमाग लगा के देखने पड़ेगी, नहीं, मजे से देखो, आराम से याद हो जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रगति पहल का उद्देश्य क्या है? जो अपना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण मंत्रालय है उसने एक नई पहल शुरू की है। क्या है? प्रगति। अब ये प्रगति क्यों शुरू की है? क्या जरूरत पड़ी भाई मंत्रियों को कि वो प्रगति पहल को शुरू करें? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो अच्छा लगे वो चूज करो। खेती को अधिक से अधिक जैविक बनाना, या फिर ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना, या फिर खेती के साथ उद्योगों को जोड़ना, या फिर खेती को उर्वरक आधारित बनाओ। बताओ प्रगति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? प्रगति पहल का। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रगति पहल है उसका जो मुख्य, आपने ऑप्शन चूज कर लिया? नहीं नहीं, आपने कर लिया तो फिर मैं इसका उत्तर बता दूं। हाँ ठीक, अब मैं बताता हूं। देखो, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जो प्रगति पहल शुरुआत की है उसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना। क्या बनाना? जो ग्रामीण युवा है उनको कृषि उद्यमी बनाना, वो ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में काम करे और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करे। तो ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना यह है प्रगति जो पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और विस्तृत जानकारी देखनी है तो चलो आ जाओ दूसरी दूसरी स्लाइड पे। पूरी की पूरी जानकारी कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रगति नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाकर देश भर के 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में व्यापक सुधार लाना। 20,000 जो ग्रामीण युवा है उनको कृषि उद्यमी बनाएंगे, उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी देंगे ताकि वो क्या कर सके, देश के 20 लाख जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनकी जो आय है, आमदनी, और उनकी जो उत्पादकता है और जो आजीविका है उनमें क्या लाए? सुधार लाए। इसके लिए शुरू की गई है क्या? प्रगति पहल। किसकी प्रगति हो? किसानों की प्रगति हो। यह पहल देश के प्रमुख कृषि राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में लागू की जाएगी। कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाने वाले कृषि उद्यमी गांव स्तर पर सलाह, मिट्टी परीक्षण, मशीनी सेवाएं, वित्तीय लिंक, बाजार कनेक्ट और वैकल्पिक आय के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। अब जो ये 20,000 ग्रामीण युवा है ये क्या करेंगे? गांव गांव जाएंगे और प्रत्येक गांव में वहां को लोगों को सलाह देंगे, वहां की मिट्टी का परीक्षण करेंगे, उनको मशीनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कौन सी मशीन कैसे लगनी, ऐसा नहीं हो कि किसान झटका मशीन लगा रहा है उसमें किसान खुद के करंट आ जाए। वित्तीय लिंक, बाजार से आपको कैसे कनेक्ट होना है, वो सभी सहायता प्रदान करेंगे। कौन? ये 20,000 ग्रामीण। इन 20,000 युवाओं को कृषि उद्यमी बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई, उसका नाम है प्रगति पहल। याद हो गई?
मेन मेन टॉपिक इसमें से छांट कर अपनी कॉपी में लिख लेना। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहां पर ये इस पहल को प्रारंभ किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आगे, आज जल्दी ही दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NHM नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम NHM को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। जो अपना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने हाल ही में कौन से राज्य का जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है NHM, उसको क्या किया है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। मतलब वहां पर जो भी वहां की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का वहां पर संरक्षण किया जाएगा। तो निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। यह प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NHM कहां का है, तो यह कहां का है, मिजोरम का, मेघालय का, या फिर बताइए त्रिपुरा का, या फिर असम का। आपको बताना है कि इनमें से कहां पर है ये अधिसूचना जो जारी की गई है, इसका काम कब तक चलेगा, और इसमें किस राज्य में अपने जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसको निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो जो अपना मिजोरम राज्य, कौन सा राज्य है, जो अपना मिजोरम राज्य है, वहां का जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसको इस रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए थोड़ी जानकारी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसको जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। अब इसमें क्या होगा, यह भारत का कितना निर्दिष्ट भंडार बन गया है, तो यह भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार बन गया है। यह निर्माण देश की जैव विविधता के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, जो भी देश की जैव विविधता है उनके संरक्षण के लिए, उन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, और जैविक नमूनों के सुरक्षित संग्रह, जो भी जैविक नमूने इकट्ठे किए जाएंगे उनके सुरक्षित संग्रह, उनको प्रबंधन करने के लिए और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय होगा, वो क्या करेगा, वो क्षेत्र की चुनिंदा वनस्पतियों जिनमें टेरिडोफाइट्स और मैक्रोफंगी तथा सरीसृप है, जो उभयचर है, जो मछलियां हैं, पतंगे हैं, भृंग है और जो तितलियां हैं, इन जैसे जीवों का प्रमाणित जैविक नमूनों का संरक्षण करेगा। तो याद रखना, यह प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहां पर है, यह प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय अपने मिजोरम राज्य में, किस राज्य में है, और मिजोरम जो आइजोल है वहां पर यह स्थित है, और यह भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार बन गया है। ये देखिए, ये असम स्टेट म्यूजियम है, यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छी, अगर बाहर से भी देखें तो इसकी कितनी अच्छी संरचना है, तो जब अंदर से जाएंगे तो मन तो खुश होना ही है। मतलब कहते हैं ना, जो बाहर से अच्छा दिखता है वो हो सकता है अंदर से अच्छा हो। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारत के किस शहर में ब्रिक्स महिला कार्य समूह WWG बैठक 2026 का आयोजन किया गया। भारत का ऐसा कौन सा शहर है, वर्तमान में ब्रिक्स से संबंधित जितनी भी बैठकें हैं वो भारत में हो रही है, क्योंकि 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो जितनी भी ये बैठकें हैं वो सारी भारत में हो रही है। कभी ऊर्जा मंत्रियों की हो रही है, और कभी वो नशे से संबंधित जो विभाग है उनकी बैठकें हो रही है, और कभी ये महिला कार्य समूह इनकी बैठकें हो रही है। सारी बैठकें भारत में हो रही है। अभी बताऊंगा कौन सी बैठक कहां पर है, उससे पहले यह बता दो कि ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया, वायनाड में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में या कोयम्बटूर में। तो मैं आपको बता दूं, जो महिला है, महिला दिल की क्या होती है, दिल की सच्ची, दिल की सच्ची होती है, और मन की कच्ची होती है। क्या होती है, कच्ची होती है। तो याद रखना, महिला कार्य समूह की बैठक है वो कहां पर आयोजित की जा रही है, वो कोच्चि में आयोजित की जा रही है। कहां पर, भारत के किस शहर में ब्रिक्स महिला कार्य समूह बैठक 2026 का आयोजन किया गया, तो कोच्चि में किया गया। कहां किया गया, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए, केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ हो गया
है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत यह बैठक हो रही है। ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस 2 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में क्या किया जाएगा, तो इसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की अगुवाई में विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जाएगा। यह इसका उद्देश्य है। इसकी जो महिला कार्य समूह उसकी बैठक कहां पर की जा रही है, कोच्चि में की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बस ये याद रखना, कोच्चि। क्या क्या याद रखना है, कोच्चि याद रखना है। ये देखिए, ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कोच्चि इंडिया 6 और 7 जुलाई कब आयोजित की गई, 6 और 7 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। देखिए, 2 चीजें हैं। एक है ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थों निरोधक एजेंसियों की बैठक हुई थी और एक 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी। 2 बैठकें हुई थी। तो जो मादक पदार्थों के निरोधक एजेंसियों की बैठक हुई थी वो याद रखना, वो हुई थी गुवाहाटी। कहां हुई थी वो, गुवाहाटी है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, गुवाहाटी। और जो 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है, जो पूरे संसार को परिवर्तित कर सकता है, जो एक छोटे बच्चे को परिवर्तित करके संसार में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है, वो गुरु। तो ये जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी वो अपने हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर हुई थी, ये अपने गुरुग्राम हरियाणा में बैठक आयोजित हुई थी। किसकी, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर पूछे कि मादक पदार्थों के निरोधक एजेंसियों की बैठक कहां हुई थी, तो यह हुई थी अपने गुवाहाटी असम में। कहां पर हुई थी, थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं, है अच्छा नहीं लिखा गया, फिर आप बोलोगे कि सर आपकी राइटिंग ऐसी क्या है। राइटिंग वैसे तो ठीक है, टाइम पास हो जाता है, इतनी अच्छी तो नहीं है, आपको बस दिखना चाहिए कि सर ने क्या लिखा है। तो ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की जो बैठक हुई थी वो गुवाहाटी में हुई थी और 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। और जो महिला कार्यकर्ता है, जो महिलाओं की बैठक हुई थी, वो कहां हुई थी, वो अपने हुई थी कोच्चि में। कहां पर हुई थी, कोच्चि में। इन तीनों चीजों को याद रख लेना, इन तीनों चीजों को रट लेना कि मादक पदार्थ गुवाहाटी में, ऊर्जा गुरु में और महिला होती है कच्ची, तो याद रख लेना कोच्चि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जापानी, आ गया भाई, प्रश्न आ गया, प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में जापानी तकनीक की मदद से देश की पहली व्यावसायिक माचा चाय, अपन यहां पर माचा किसको बोलते हैं, अपन यहां पर माचा बोलते हैं खाट को। किसको बोलते हैं, खाट को। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादातर चाय पीते हैं वो खाट के ऊपर बैठ के पीते हैं। तो ये एक चाय आ गई, उसका नाम है माचा चाय। माचा चाय का उत्पादन किया गया है वो हाल ही में किस राज्य में किया गया है और किसके सहयोग से, जापानी तकनीक की मदद से जो माचा चाय का निर्माण है वो अपने कहां पर किया गया है, वो अपने किया गया आसाम में। कहां पर किया गया है, आसाम में माचा चाय का निर्माण किया गया है। याद रखना, माचे पर बैठकर आराम से चाय पीनी है। क्या पीनी है, चाय पीनी है, माचा। याद रखना, माचा पर बैठकर आराम से, जापानी और ऐड कर देते हैं ताकि याद रहे किसकी तकनीक है, जापानी चाय पीनी है। ये याद रखना, क्या माचा पर बैठकर आराम से जापानी चाय पीनी है। एक नई चाय आ गई है जिसका नाम है माचा चाय और ये असम राज्य में जापान की तकनीक से विकसित की गई है। इसमें क्या किया गया है, जो चाय का पौधा है उसको किसी पेड़ की छावा में उगाया जाता है और उसके बाद में उसकी जो पत्तियां होती है, उसके बाद में जो उसकी पत्तियां होती है उन पत्तियों को पीस कर एक ग्रीन टी तैयार की गई है। इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार अगर आप पियोगे ना तो फिर बार बार वही पियोगे। जो भी चाय के रसिए हैं, जो चाय के प्याले को अमृत के समान समझते हैं, उन सब तक ये वीडियो जाना चाहिए कि एक नई चाय आ गई है, माचा चाय, जिसको माचा के ऊपर बैठकर पीना है, खाट के ऊपर बैठकर पीना है। और वो कहां पर मिलेगी, असम में मिलेगी। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये है कि उस चाय की कीमत कितनी है, इस चाय की कीमत है 3,000 रुपए प्रति किलो। कितने, बिल्कुल थोड़ी सी, 3,000 रुपए प्रति किलो
कि एक चाय आ गई है, व्यवसायिक माचा चाय, ये देखिए आप कप में डाली हुई है, बस आपके पीने की देरी है। इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार पीने के बाद में आप हमेशा सिर्फ पियोगे तो एक ही चाय, माचा चाय। तो याद रखना ये कहां पर है, ये अपने आसाम में उत्पादित की गई है। कहां पर उत्पादित की गई है, आसाम में उत्पादित की गई है माचा चाय। और जानकारी देखें तो देख लीजिए, देश की पहली व्यावसायिक माचा चाय का उत्पादन असम के तिनसुकिया जिले में स्थित सोटा टिंगराई टी एस्टेट है। भाई ये टिंगरों के लिए नहीं, याद रखना, सोटा टिंगराई टी एस्टेट में बनाई गई है, उत्पादित की गई है, लेकिन टिंगरों के लिए नहीं है। में शुरू हुआ है जापानी तकनीक की मदद से तैयार इस प्रीमियम चाय की पहली खेप, जो गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में 3,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड दाम पर बेची गई है। 3,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची गई है। जापानी तकनीक, इस प्रीमियम हरी चाय को बनाने के लिए भारत और जापान के बीच लगभग 10 वर्षों तक साझेदारी चली, जिसके बाद जापानी मशीनों और विशेषज्ञता से इसे तैयार किया गया। विशेषता क्या है, तो यह जो माचा चाय है, यह एक विशेष प्रकार की ग्रीन टी होती है, जिसे छाया में उगाई गई पत्तियों को सुखाकर और बारीक पीस कर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। तो याद रखना ये अपनी माचा चाय है। जो माचा चाय कहां पर उत्पादित की गई है, यह अपने असम में उत्पादित की गई है। कहां पर उत्पादित की गई है, असम में उत्पादित की गई। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप अपने दिमाग में रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। प्रश्न थोड़ा पुराना है, लेकिन जब मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मुझे यह दिख गया। मुझे लगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे बच्चों के पास में पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इतना भी पुराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने पुराना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए लेके आ गया। WTT वर्ल्ड जो टेनिस फीडर महिला एकल का खिताब है, उसको जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर महिला एकल का खिताब दिया चितले, दिव्यांशी भौमिक, श्रीजा अकुला या अहिका मुखर्जी। तो मैं आपको बता दूं, जो WTT फीडर महिला एकल कप का जो खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है, वो अपने कौन है, वो अपने है दिव्यांशी भौमिक। कौन है, दिव्यांशी भौमिक। आशा करता हूं कि आपका भी उत्तर सही हुआ होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ी होगी। हालांकि अपन ने क्लास अभी स्टार्ट की है, अभी तक 20 दिन हुए हैं मुश्किल से। ये प्रश्न लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सामने आ गया तो मुझसे रहा नहीं गया कि मेरे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये दिव्यांशी भौमिक है, जिन्होंने WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर महिला एकल कप में का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इसका मैं आपको फोटो भी बताऊंगा। ये रही अपनी दिव्यांशी भौमिक, भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली मात्र 15 वर्षीय दिव्यांशी ने WTT फीडर महिला एक कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऊपर एक लगा लो स्टार। क्या लगा लो, एक स्टार लगा लो, क्योंकि आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा। क्योंकि एक टीम ने काम ही ऐसा किया है कि वो बार बार जीतती जा रही है, किसी दूसरे को मौका ही नहीं दे रही। हाल ही में किसने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब फिर से जीत लिया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7वीं बार जीत लिया है। ऐसी कौन सी महिला T20 है जो टीम नहीं बल्कि तोप है, जो क्या है, जो टीम नहीं बल्कि तोप है, जिसने 7वीं बार, कितनी बार मैं आपको बता दूं, जिसने 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, वो टीम है अपनी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की जो तोप जैसी महिलाएं हैं, उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप का खिताब है वो 2026 में फिर जीत लिया। इस प्रकार वो कुल 7 बार खिताब जीत चुकी है। 7 बार वो खिताब जीत चुकी है। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 जुलाई 2026 को लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। कितनी बार,
7वीं बार इन्होंने यह खिताब जीता है। इसमें जो मेन प्रमुख प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है वो रही है बेथ मुनी। कौन है? बेथ मुनी है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको चुना गया है। और ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी, जो फाइनल मैच था उसमें भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। यह टूर्नामेंट के 10वें संस्करण का आयोजन इस बार इंग्लैंड में किया गया था। इसमें पहली बार 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 6-6 के 2 ग्रुप में बांटा गया। यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण था। मतलब आज तक कुल महिलाओं के 10 T20 वर्ल्ड कप खेले गए, उसमें से 7 तो कौन जीत गई? 7 जीत गई अकेली अपनी ऑस्ट्रेलिया। कौन जीत गई? ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई, अब बाकी वाले टीमें कब खेलेगी? खेलेगी नहीं। वो कहेगी कि पहले ही ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी पकड़ा दो, बार बार यही जीत रही है तो हमें क्यों खेलना। तो ये 10 मैचों में 10 बार जो टूर्नामेंट हुआ उसमें से 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था? जो उपविजेता रही थी इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आसानी से यह टूर्नामेंट जीत लिया था। तो याद रखना थोड़ा इसके बारे में भी। ये देखो किस प्रकार खुशी मना रही है, क्योंकि 7वीं बार टूर्नामेंट जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज और आईएचसी, क्या हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज और आईएचसी ने किस राज्य सरकार के साथ 1.08 लाख करोड़ के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट के लिए समझौता किया है? हाल ही में जो अपना अडानी एंटरप्राइजेज है उसने, और उसके साथ में है एक आईएचसी, इन्होंने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ में 1.08 लाख करोड़ का सबसे बड़ा एक ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम जो प्लांट लगाना चाहता है, इसके लिए उन्होंने एक राज्य के साथ समझौता किया है। बताइए किसके साथ में? ओडिशा के साथ में, राजस्थान के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में, या कर्नाटक के साथ में? अरे देखो, सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है। कि कौन सा प्लांट है? ये सबसे बड़ा प्लांट है। किसका? एल्यूमिनियम का। किसका? यह सबसे बड़ा प्लांट है अपने एल्यूमिनियम का। अब इतना बड़ा प्लांट है कि इसमें जो एल्यूमिनियम उत्पादित किया जाएगा ना, वो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम नहीं होगा, बहुत बड़ी मात्रा में होगा। और जब बड़ी मात्रा में कोई भी चीज होती है तो अपन उसको किस में डालते हैं? अपन उसको डालते हैं ओडे में। किस में डालते हैं? जो ओडे में होते हैं, जो बांस का बना होता है, उसमें डालते हैं। तो याद रखना, यह जो प्लांट है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यह अपने ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। अगर अब भी याद नहीं हुआ तो आपको कोई याद नहीं करवा सकता कि एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो अपने कहां पर है? ओडिशा में। ओडिशा के सहयोग से ओडिशा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। और जानकारी देखें तो थोड़ी सी और देता हूं, ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, इतनी जानकारी दूंगा जितनी आपके दिमाग में जा सके कि ओडिशा अपने प्रचुर खनिज भंडारों के कारण भारत का एल्यूमिनियम का हब बन गया है। यहां पर सिर्फ एक अडानी नहीं, इसके अलावा कई और कंपनियां भी आकर एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रही है। हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज और आईएचसी ने ओडिशा सरकार के साथ 1.08 लाख करोड़ के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट के लिए समझौता किया है। इसमें क्या है? जो आईएचसी कंपनी है वो कहां की है? तो ओडिशा सरकार और आबू धाबी स्थित इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, एक आबू धाबी की कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, उसने, और जो अपना अडानी एंटरप्राइजेज है, इन्होंने धातु विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.08 लाख करोड़ का किया है। अब इसमें क्या क्या बनाया जाएगा ये आप देख लीजिए। एक चीज आपके लिए जरूरी है, एक चीज जो आपके काम की है, अगर आपने ये परियोजना याद नहीं की, अगर ये आपने एल्यूमिनियम प्लांट के बारे में जानकारी नहीं ली, तो इस प्लांट में 53,000 से अधिक लोगों को भर्ती किया जाएगा, इनको रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को? 53,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो इन 53,000 में से एक सीट आपकी पक्की है, एक सीट आपकी पक्की है। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो आप मेरे से संपर्क करना, इन 53,000 में से एक सीट में आपको दिलवा दूंगा। यह कब तक पूरी हो जाएगी? लगभग यह 3 से लेकर 5 वर्ष के समय में इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। तब तक तो आप तैयारी करिए, और तब तक अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या करिए? एक सीट कर लो पक्की इन 53,000 नौकरियों में। यह भी क्या एक प्रकार का रोजगार है। अगला क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के तहत निवेश से जुड़े कानूनी विवादों के समाधान की समय सीमा 5 साल से 3 साल कर दी है? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसके और भारत के बीच में, भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसके बीच में अभी एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है? क्या हुआ है? एक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय मतलब दो पक्षों का समझौता है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर यहां पर कोई निवेश से जुड़ा कोई कानूनी विवाद हो जाता है तो उसके समाधान में पहले समय सीमा थी कि 5 साल में समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने छूट दी है कि उसका समाधान, जो भी समस्या होगी उसका समाधान, जो भी विवाद होगा उसका समाधान 3 साल में कर देंगे। तो इतना पावर, इतना शक्तिशाली देश कौन सा है जिसने भारत से 2 साल कम करवा दिए? तो वो देश है अपना इजराइल। कौन सा देश है? हाल ही में इजराइल और भारत के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें भारत ने कानूनी विवादों के समाधान की समय सीमा है वो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर आ जाएगा इजराइल। क्या आ जाएगा? इजराइल। क्या आ जाएगा? इजराइल देश आ जाएगा। और जानकारी देख लो, थोड़ी सी और जानकारी देख लो ताकि आसानी से याद हो जाए। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते का उद्देश्य है सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना। सीमा के पार कौन आ गई? सीमा के पार, सीमा इधर आ गई, लेकिन वो बात पुरानी होगी, ये नई बात आ गई। सीमा निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। जो भी निवेशक है उनको सरकार कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करता है, जो वर्तमान में लगभग 80 करोड़ डॉलर का है। भारत और इजरायल के बीच में जो व्यापारिक साझेदारी है वर्तमान में लगभग 80 करोड़ डॉलर है। मतलब यूएसडी अगर डॉलर की बात करें 100 मिलियन, कितनी? लगभग 100 मिलियन है। इसमें स्थानीय उपायों की समाप्ति अवधि, मतलब इस समझौते के तहत भारत ने इजरायली निवेशकों के लिए स्थानीय जो कानून है, जो उपाय है, उनकी अनिवार्यता अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। मतलब अगर बाहर से कोई कंपनी आती है तो उसको जो निवेशक होते हैं उनको पहले 5 साल तक भारतीय कानूनों पर चलना पड़ता था, लेकिन अब 5 साल से घटाकर क्या कर दिया? अवधि 3 साल कर दी है। इसका अर्थ यह है कि निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने से पहले 3 साल तक मेजबान देश के कानूनी प्रणाली का उपयोग करना होगा। जो मेजबान देश, जहां पर आप अपने धंधा करने के लिए जा रहे हो, वहां पर 3 साल तक उसके कानूनों की पालना करनी पड़ेगी। तो यह द्विपक्षीय समझौता हुआ था भारत और इजरायल के बीच में। ये देख लीजिए, ये हो रहा है समझौता। आप भी और मैं भी दोनों लाइव देख रहे हैं। ये समझौता लाइव नहीं है, थोड़े दिन पहला हो गया है, लेकिन एक बार जरूर दर्शन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम या विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? एक पहल है या एक कार्यक्रम है या कुछ भी कहूं, एक प्रोग्राम है, उसका नाम है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, या कहूं तो विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आप बताइए, यह जो प्रोग्राम है यह भारत के कौन कौन से मंत्रालयों ने मिलकर शुरू किया है? एक मंत्रालय बेचारा शुरू कर नहीं सकता, उसने दूसरे को कहा कि तुम भी आ जा। उसने कहा यार एक दोस्त और है, उसको और साथ में ले ले, तो 2 3 4 मंत्रालय साथ में आ गए। अब थोड़ा भी बताऊंगा कि 2 1 3 1 4 है, जितने भी थे, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन है, 2 या 3 या 4 मंत्रालय साथ में आ गए। अब वो कौन कौन से मंत्रालय थे तो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लागू करने का जो भारत सरकार का कौन कौन से मंत्रालय साथ में आए हैं, तो इसमें एक तो युवा कार्यक्रम, एक खेल मंत्रालय और एक गृह मंत्रालय। कौन है? 3 मुख्य रूप से 3 मंत्रालय है वो साथ में आए हैं। कौन कौन से? पहले जो युवा है वो खेल खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? युवा है वो खेल खेल रहे थे। और बाद में जब वो गृह मतलब घर आए तो घर वालों ने पीटा तो वो वाइब्रेंट हो गए। वो क्या हो गए? वाइब्रेंट हो गए। वाह सर वाह, याद करवा दिया। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किन किन मंत्रालयों की है? युवा थे वो खेल खेलने गए, जब वो खेल कर गृह यानी कि घर आए तो घर वालों ने पीटा तो वो वाइब्रेंट हो गए एकदम ऐसे। याद हो गया ना? विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अब इसमें किया क्या जाएगा?
मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, मुख्य रूप से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से, एक और है साथ में, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसके सहयोग से चलाई जाने वाली एक पहल है। यह क्या है, तो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 माई भारत और गृह मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। जो जो भी जिले हैं जो सीमावर्ती गांव में आते हैं, जैसे कि कोई भी अपने राजस्थान की बात करें तो इसमें अपने बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, ये सभी जिले जो सीमाओं को टच करते हैं, यहां के युवाओं को, यहां से युवाओं को, गांव से युवाओं को निकाला जाएगा और उनको राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत 2028-29 तक के लिए 6,839 करोड़ का बजट मंजूर किया है। कितना बजट? 6,839 करोड़ का बजट मंजूर किया है। यह भी पूछा जा सकता है, फिर यह मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बता दिया कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड है उसके तहत 6,839 करोड़ का बजट है वो स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना, हमेशा पंच गौरव योजना का एक प्रश्न लाया करूंगा ताकि अपने 20, 30, 40 दिन में जितने भी जिले हैं उतने दिन में पंच गौरव योजना का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के तहत बाड़मेर जिले में वानस्पतिक प्रजाति के रूप में किसका चयन किया गया है? बाड़मेर जिले से वनस्पति के रूप में किसका चयन किया गया? बाड़मेर से कौन सी वनस्पति की प्रजाति को लिया गया? बाड़मेर तो बहुत सारी वनस्पति है, खेजड़ी है, आकड़ा है, बुआड़ा है, रोहिड़ा है, कौन सी प्रजाति को लिया गया है? तो वनस्पति की प्रजाति के रूप में बाड़मेर से लिया गया है रोहिड़ा को। रोहिड़ा को बाड़मेर की प्रमुख वनस्पति प्रजाति माना है। और अन्य चीजों के बारे में देखें तो देख लीजिए, और चीजें थी लेकिन वो आ नहीं रही। तो मैं अभी अपना लास्ट क्वेश्चन ये मैं बता दूं कि बाड़मेर का प्रमुख उपज क्या है। तो इन्होंने बाड़मेर की प्रमुख उपज, जो प्रमुख फसल ली है वो ली है इसबगोल। क्या ली है? बाड़मेर की प्रमुख उपज माना है वो किसको माना है? इसबगोल को माना है। और बाड़मेर की प्रमुख उत्पादक, मतलब जो उत्पाद कौन सी चीज है हस्तकला की, तो वो कसीदाकारी। और उपज हो गई इसबगोल, उत्पाद कसीदाकारी, पर्यटन स्थल एक ही किराडू का मंदिर, और फिर रह गया खेल। तो खेल लेके लिया गया खो खो। कौन सा खेल? खो खो। और शुभंकर आपको पता है, बाड़मेर का शुभंकर, मरु लोमड़ी, जिसे अपन क्या कहते हैं? लौकी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकी। मरु लोमड़ी कहूंगा सर ये मरु की कैसी लोमड़ी होती है, तो अपन लिख सकते हैं इसको लौकी। क्या लिख सकते हैं? लौकी। तो याद रखना, पंच गौरव योजना के तहत बाड़मेर में वनस्पति प्रजाति में रोहिड़ा, उपज में इसबगोल, उत्पाद में कसीदाकारी, पर्यटन स्थल में किराड़ू और खेल में खो खो। कल अपन ने बात किसके बारे में की थी? जोधपुर के बारे में की थी। एक बार जोधपुर के उपज, उत्पाद, पर्यटन स्थल, खेल और जो वनस्पति प्रजाति है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो आज के ये अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैंने जल्दी से इनको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की और एकदम आसान तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार से समझ में ना आए तो क्लास दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास है नहीं। अपन 1 घंटे में क्लास को 2 बार देख सकते हैं। तो वो प्रश्न है वो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और साथ साथ में प्रश्नों को और इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है उनका नोट्स बनाते जाइए। तो अपने शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को रोज की बात है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो और क्लास को लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।